हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी के दोष, कमियां या सीमाओं का अध्ययन करेंगे कि सांख्यिकी की आलोचना किन कारणों से की जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसकी आलोचना के कारण बनता है वो है केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन। केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन। संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन। संख्यात्मक तथ्य कौन से, जिनको हम गणितीय रूप में प्रकट कर सकते हैं या जो मात्रा में प्रकट किए जाते हैं, उन्हीं तथ्यों को हम अपनी सांख्यिकी के द्वारा पढ़ सकते हैं। तो सांख्यिकी की आलोचना की जाती है कि इसमें केवल हम संख्या वाले तथ्यों को पढ़ते हैं। अगर हमारे जैसे गुणात्मक तथ्य मैं कहूं ईमानदारी है, देश प्रेम है, न्याय है, या इसी प्रकार से भाईचारे की भावना है, मित्रता है, बुद्धिमत्ता है, इन सब तथ्यों को हम किसमें मानते हैं? गुणात्मक तथ्यों में। तो हमारी सांख्यिकी गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करती, इसमें केवल संख्या में प्रकट किए जाने वाले तथ्यों को ही हम पढ़ते हैं। गुणात्मक तथ्य इसके द्वारा नहीं पढ़े जा सकते, जिसके कारण इसकी आलोचनाएं की जाती है। दूसरा, इसकी आलोचना केवल समूहों का अध्ययन। केवल समूहों का अध्ययन। केवल समूहों का अध्ययन। देखिए, सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन तो करती है, गुणात्मक का नहीं। ये तो इसकी आलोचना का आधार है। साथ ही ये जो संख्या वाले तथ्य होते हैं ये भी समूह में होने चाहिए, इनका एक ग्रुप होना चाहिए। बिना इसके हम उनकी तुलना या उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। उदाहरण के लिए यदि मैं कहूं कि राम का भार 20 किलो है, तो मेरा यह कह देना ही सांख्यिकी नहीं माना जाएगा। इसके लिए संख्याओं का मेरे पास समूह होना जरूरी है। जैसे मैं कहूं कि राम का भार 20 किलो है, मोहन का भार 25 किलो है, सोहन का भार 30 किलो है, या रीता का भार 12 किलो है। अगर मेरे पास इस तरह के संख्यात्मक तथ्यों का समूह मौजूद है तो ही वो सांख्यिकी कहलाएगा, अन्यथा नहीं। तो सांख्यिकी तथ्यों के समूह का अध्ययन करती है, कोई एक तथ्य सांख्यिकी नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देती हूँ। यदि मैं कहूँ कि मेरे इस विद्यालय में 5000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, केवल यह कह देना ही सांख्यिकी नहीं माना जाता। यदि मैं कहूँ कि इन 5000 विद्यार्थियों में से 500 विद्यार्थी कक्षा 11 में पढ़ते हैं और उनमें से भी 200 ने साइंस ले रखी है और 200 ने कॉमर्स ले रखी है और 100 विद्यार्थियों ने आर्ट्स ले रखी है, तो मेरे इन सारे तथ्यों का समूह ही सांख्यिकी माना जाता है। तो सांख्यिकी तथ्यों के समूह के रूप में होनी चाहिए। अगर कोई एक संख्यात्मक तथ्य मेरे पास है तो वो सांख्यिकी नहीं बनता, जबकि अनेक बार एक कथन सांख्यिकी या एक कथन संख्या वाला भी व्यक्ति के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डाल जाता है। तो केवल समूहों का अध्ययन करने के कारण हमारी सांख्यिकी को आलोचना का पात्र बनना पड़ता है कि अगर समूह में अंक नहीं दिए गए या हम यूं कहें कि जो हमारे सांख्यिकी तथ्य है वह समूह में नहीं है तो वो सांख्यिकी नहीं माने जाते। तीसरी इसकी आलोचना आंकड़ों का सहजातीय होना जरूरी है। आंकड़ों का सहजातीय या एक रूप होना, एक रूपता होना जरूरी है। कैसे? जैसे यदि मैं किसी चीज को किलो में मापन करती हूँ तो उससे संबंधित या रिलेटेड तथ्य भी किलो में ही होने चाहिए। यदि मैं कहीं किलो ले रही हूँ, कहीं पर मैं टन ले रही हूँ, या कहीं पर मैं कोई अन्य इकाई ले रही हूँ, लीटर ले रही हूँ, कहीं पर मैं मीटर ले रही हूँ, तो इसके आधार पर क्या है, मैं उन आंकड़ों की तुलना नहीं कर पाऊंगी। यदि मैं लीटर की तुलना लीटर से, मीटर की तुलना मीटर से करती हूँ, तभी मैं कोई तुलना या उनकी सहायता से उचित निष्कर्ष निकाल पाऊंगी। तो सांख्यिकी अध्ययन तभी संभव है जब हमारी आंकड़ों की जो इकाइयां हैं वो सहजातीय हो। यदि वे सहजातीय नहीं है, विजातीय प्रकृति की है, तो हम कोई तुलना और निष्कर्ष उनकी सहायता से नहीं कर पाएंगे और न ही हम उनकी सहायता से कोई निष्कर्ष ही निकाल पाएंगे। तो यदि एक मेरे पास है कि यह कपड़ा 10 मीटर है और मोहन 5 लीटर दूध लेकर आता है, तो इन दोनों चर राशियों की जो मापन इकाई है एक लीटर में और एक मीटर में होने के कारण मैं उनकी आपस में तुलना नहीं कर पाऊंगी। तो इस आधार पर हमें सांख्यिकी का प्रयोग करने में असमर्थ रहूंगी। तो सांख्यिकी की सीमा के अंदर आ जाता है कि इसके अंदर आंकड़ों का सहजातीय होना भी आवश्यक होता है। फिर चौथी जो इसकी आलोचना की जाती है, इसके जो परिणाम है औसत रूप में ही सत्य होते हैं। परिणाम
औसत रूप में सत्य, औसत रूप में सत्य। सांख्यिकी के जो निर्णय या निष्कर्ष होते हैं वे एवरेज रूप में ही सत्य होते हैं, उनमें पूर्णतः सत्यता हो यह आवश्यक नहीं होता, वे केवल एग्रीगेट रूप में या एवरेज रूप में ही सच और खरे उतरते हैं। तो जहां हमें औसत से परे हटकर बात करनी हो, यदि संदर्भ स्थितियों का अध्ययन करना हो, वहां हमारे निर्णय और निष्कर्ष अन्य प्रकार के भी आ सकते हैं। तो इस आधार पर भी सांख्यिकी आलोचना का पात्र बनती है कि इसके परिणाम और निष्कर्ष केवल प्रतिशत रूप में, केवल औसत रूप में ही सत्य और खरे उतरते हैं। यदि मैं कहूं कि प्राय हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपए है, लेकिन यदि मैं वास्तविक स्थिति को देखूं तो हर व्यक्ति की आय 5,000 रुपए नहीं है। यह बात केवल एवरेज रूप में ही सत्य हो सकता है। किसी व्यक्ति की आय 5 लाख रुपए हो, किसी व्यक्ति की आय 50,000 रुपए हो और किसी व्यक्ति की आय 2,000 रुपए भी हो। तो सांख्यिकी के निर्णय और निष्कर्ष औसत और प्रतिशत रूप में सच निकलते हैं। वास्तविक या इंडिविजुअल रूप में, या हम यूं कहें कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से यदि हम कोई स्थिति देखते हैं तो वो डिफरेंट टाइप की भी हो सकती है। उसके बाद इसकी आलोचना की जाती है कि बिना संदर्भ के निष्कर्ष गलत निकलते हैं। बिना संदर्भ के निष्कर्ष गलत। अगर मेरे पास संदर्भ स्थितियां मौजूद नहीं है और सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर कोई निष्कर्ष बताए जा रहे हैं तो वे गलत भी साबित हो सकते हैं। अगर मेरे को संदर्भ स्थितियों का ज्ञान है और उसके आधार पर सांख्यिकी के लिए कोई निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं तो वे अलग भी साबित हो सकते हैं। या कहने का अभिप्राय है कि यदि संदर्भ स्थितियां नहीं दी गई और सांख्यिकी के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाल दिया गया है तो वो हमारे लिए गलत भी सिद्ध हो सकता है। कैसे? इस तथ्य को हम एक उदाहरण के द्वारा क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि बिना संदर्भ स्थितियों के यदि सांख्यिकी से कोई निष्कर्ष निकाल दिया जाता है तो किस प्रकार गलत हो सकता है। देखिए, यहाँ पर मैं दो कंपनियां ले रही हूँ, एक कंपनी ए और एक कंपनी बी। कंपनी ए और कंपनी बी। 3 वर्ष ले रखे मैंने और इनके लाभ की स्थितियां बता रही हूं मैं। इनका लाभ क्या रहा है 3 अलग अलग वर्षों में। जैसे वर्ष ले रखे मैंने, वर्ष कौन कौन से जिनमें इनके लाभ की स्थितियां रही है 2017, 2018, 2019 में। कंपनी ए का लाभ दे रखा है इनका। कंपनी बी का लाभ देखिए 2001 से शुरू कर लेते हैं। पहले वर्ष में 1,000, दूसरे वर्ष में 2,000, तीसरे वर्ष में 3,000। कंपनी बी का पहले वर्ष में 3,000, दूसरे वर्ष में 2,000 और तीसरे वर्ष में 1,000 रुपए लाभ बताया है। अब देखिए, यदि मैं हमारी सांख्यिकी के आधार पर इनकी बात करूं और अगर दोनों कंपनियों की एवरेज स्थिति बताई जाए, कंपनी ए और कंपनी बी की एवरेज स्थिति बताई जाए तो इनका टोटल लाभ कितना है 6,000, इसका भी है 6,000 और इनका एवरेज कितना आ रहा है 6,000 डिवाइडेड बाय 3 यानी 2,000 रुपए एवरेज लाभ सूचित हो रहा है। 2,000 रुपए इनका एवरेज लाभ है। यदि सांख्यिकी के आधार पर बात की जाए तो मैं कहूं कि दोनों कंपनियां एक जैसी स्थिति में, लेकिन यदि मैं इनकी संदर्भ स्थितियों को देखूं, ये सारी सिचुएशंस देखूं तो मैं कह सकती हूं कि कंपनी ए का लाभ प्रतिवर्ष बढ़ा है और कंपनी बी का लाभ प्रतिवर्ष घट गया है। तो कंपनी ए लाभ की स्थिति में जा रही है और कंपनी बी लगातार घाटे की स्थिति में चल रही है। तो सांख्यिकी के निर्णय और निष्कर्ष बिना संदर्भ स्थितियों के गलत भी हो सकते हैं। ये साबित हो जाता है क्योंकि यदि दोनों कंपनियों का एवरेज लाभ देखा जाए तो वो 2,000 रुपए आ रहा है और 2,000 रुपए दोनों कंपनियों की स्थिति को एक जैसा सूचित करता है। लेकिन यदि हम संदर्भ स्थितियों को पढ़ते हैं तो इससे स्पष्ट हो जाता है कंपनी ए तो लाभ की स्थिति में और कंपनी बी लगातार घाटे की स्थिति में चल रही है। ये दोनों एक जैसी स्थिति में नहीं है। फिर इसकी आलोचना की जाती है। अगली आलोचना का आधार है हमारा 6ठा, विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग। सांख्यिकी की कमी या इसका दोष हम कह सकते हैं। विशेषज्ञ या एक्सपर्ट व्यक्ति ही इसको यूज कर सकते हैं। विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग। विशेषज्ञ या एक्सपर्ट व्यक्ति सांख्यिकी का प्रयोग करके उचित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखिए,
यदि कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है या अनपढ़ व्यक्ति है तो वो सांख्यिकी विधियों का प्रयोग नहीं कर सकता, या उसका प्रयोग कर ले तो वो गलत निष्कर्ष भी निकाल सकता है। इसीलिए कुछ विद्वानों का मानना था कि अनपढ़ व्यक्तियों के हाथ में एक ऐसे औजार की भांति है जिसकी सहायता से वो अर्थव्यवस्था के अंदर विनाशकारी कार्य भी कर सकता है। कैसे? अगर वो एवरेज स्थितियों को आधार मानकर कार्य कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसके द्वारा जो निर्णय और निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं वो गलत सिद्ध हो सकते हैं। केवल जो विशेषज्ञ व्यक्ति है, सब्जेक्ट या एक्सपर्ट व्यक्ति हैं, वे ही सांख्यिकी विधियों का सही प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा यह अनपढ़ व्यक्तियों के हाथ में तो एक भयानक हथियार भी साबित हो सकती है। ऐसा मानना था यूल और केंडाल का कि अनपढ़ व्यक्तियों के हाथ में सांख्यिकी एक खतरनाक औजार के समान है। अगर सातवीं आलोचना को हम देखें तो इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, मिसयूज हो सकता है इसका। सांख्यिकी एक गीली मिट्टी की भांति है, एक्सपर्ट तो इसका सही प्रयोग करेंगे, लेकिन जो अनपढ़ व्यक्ति है वो इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गीली मिट्टी है जिससे देवता भी बनाया जा सकता है और दानव भी बनाया जा सकता है। जिनको इस सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, जो गणित की योग्यता नहीं रखते या गणित का जिन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें यदि मैं कहूं कि जैसे क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट का जो मीन है वो 30 है। अब जो आपने 10वीं के अंदर मीन मोड मीडियन पढ़ चुके हैं, तब तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि मैं एवरेज की बात कर रही हूँ। लेकिन जो व्यक्ति अनपढ़ है, जिसे सांख्यिकी विधियों का ज्ञान नहीं है, वो मेरे मीन का अभिप्राय नहीं समझेगा। हो सकता है कि इसके बारे में वो गलत निष्कर्ष भी निकाल ले। तो हम कह सकते हैं कि हमारी सांख्यिकी का प्रयोग विशेषज्ञ व्यक्तियों के द्वारा ही किया जा सकता है। जो अनपढ़ व्यक्ति है या जो कम जानकार है गणित के, वो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, या उनके हाथ में यदि सांख्यिकी दे दी जाए तो वह एक भयानक औजार की भांति हो सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने सांख्यिकी के विभिन्न प्रकार के दोष और सीमाएं देखी, जिसके अंदर हमने कहा कि इसकी केवल हम गणितात्मक रूप में जो तथ्य प्रकट किए जाते हैं उनको ही इसके द्वारा बता सकते हैं। वे समूह में होना जरूरी है, उनका सहजातीय होना भी जरूरी है। ये संदर्भ स्थितियों के ज्ञान के अभाव में इनकी सहायता से निकाले गए निष्कर्ष और निर्णय गलत भी साबित हो सकते हैं, और विशेषज्ञ व्यक्ति ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि विशेषज्ञ व्यक्तियों के हाथ में सांख्यिकी नहीं है तो इसके दुरुपयोग की संभावनाएं बनी रहती है। यदि आपको कोई दिक्कत है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।